सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपको हमारे स्मार्ट स्टडी पॉइंट चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, हम पिछले वीडियो में चैप्टर नंबर 1 क्लास 9th का सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स पढ़ चुके हैं। तो चैप्टर नंबर 1 देख सकते हैं, बिहार के एक गांव की कहानी, जो हम लोग इसमें पार्ट 1 में किताब पढ़ चुके हैं और पार्ट 2 में इसका क्वेश्चन आंसर भी कर चुके हैं। आप लोग अगर नहीं देखें तो इस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं या मेरे चैनल में जाकर के देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मानव एक संसाधन, मतलब इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि मानव संसाधन कैसे है। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि मानव अगर अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए कोई भी कार्य करता है तो मानव अपने आप में एक संसाधन है। ठीक, जैसे कि अगर हम कुछ पढ़ते हैं तो इसमें लिखा गया है परिचय में कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जिसकी न्यूनतम आवश्यकता रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य एवं शिक्षा है। ठीक है, तो हम लोग इसको लाइनिंग करके चलें कि मनुष्य एक क्या है। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो इसको हम लोग लाइनिंग करके चलते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जिसकी न्यूनतम आवश्यकता क्या होती है, रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य एवं शिक्षा। तो दोस्तों, किसी भी मनुष्य का जीवन बीत जाता है रोटी, कपड़ा और मकान में, तो कोई भी मनुष्य जो है वह चाहता है कि हमें अच्छा कपड़ा, हमें अच्छा भोजन, अच्छा मकान एवं स्वास्थ्य की अच्छा व्यवस्था एवं शिक्षा मिले। तो दोस्तों, इस चैप्टर में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि मानव संसाधन है कैसे। तो देखिए, हम लोग अगर कोई भी काम करते हैं अपने लिए तो हम लोग खुद में एक संसाधन हुए। जैसे इसका उद्देश्य एक सबसे अच्छा है, आप लोग पढ़ सकते हैं, किसी देश के विकास के लिए समुचित रूप से संसाधन का प्रयोग होना चाहिए। संसाधन का अत्यधिक उपयोग हेतु मानवीय पूंजी का मजबूत होना आवश्यक है। मानवीय पूंजी मुख्यतः भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशिक्षण, सूचना, तकनीक एवं प्रबंधन इत्यादि पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, और अगर आगे हम पढ़ें तो इसमें लिखा हुआ है कि मानव एक संसाधन रूप में, देखिए इसमें दिखाया गया है कि मानव जो है वह क्या क्या नहीं कर सकता है। जैसे मानव जो है वह डॉक्टर है, मानव जो है प्रोफेसर है, मानव जो है कुछ तकनीकी कर रहा है। जैसे आप लोग इस चैप्टर में चित्र 2.3 देख सकते हैं कि मानव इधर डॉक्टर, मानव इधर पढ़ा रहा है टीचर, मानव इधर दर्जी के रूप में कार्य कर रहा है। तो मानव जितना भी अपने जीवन के लिए कार्य करेगा, यानी कि मानव जो है खुद में एक क्या है, तो संसाधन है। तो दोस्तों, हम इस चैप्टर में संसाधन, मानव संसाधन कैसे है, इसके बारे में तो हम लोग लगभग जान चुके हैं। तो दोस्तों, अभी हम पढ़ते हैं कि मानव भौतिक एवं, मतलब कि जो मानव का भौतिक पूंजी है और मानवीय पूंजी है वो क्या है, कैसे है। तो देखिए, सबसे पहले भौतिक पूंजी में हम लोग पढ़ेंगे कि भौतिक पूंजी उत्पादन का एक निष्क्रिय साधन है। भौतिक पूंजी मूर्त होती है, जैसे बाजार में ले जाया जा सकता है। जिसे मानव पूंजी, जो भौतिक पूंजी होती है वो मूर्त होती है, जिसे बाजार में ले जाया जा सकता है। वहीं मानवीय पूंजी उत्पादन का सक्रिय संसाधन है, यानी कि चलता फिरता। और मानव पूंजी अमूर्त होती है, जिसे बाजार में बेचा नहीं जा सकता है। मानवीय पूंजी की सेवाओं को खरीदा या बेचा जा सकता है। तो और इसमें अगर हम पढ़ने के लिए प्रयास करेंगे तो देखेंगे कि भौतिक पूंजी में क्या है कि भौतिक पूंजी को इसके स्वामी से अलग किया जा सकता है। और इसमें पढ़ेंगे तो भौतिक पूंजी देश के आदरपूर्ण गतिशील होती है। वहीं मानवीय पूंजी में पढ़ा जाए तो देखने को मिलेगा कि मानवीय पूंजी को इसके स्वामी से अलग नहीं किया जा सकता है। मानवीय पूंजी पूर्णतः गतिशील नहीं होती है, यह राष्ट्रीयता तथा संस्कृति से बाधित होती है। तो दोस्तों, इसमें हम लोग पढ़ेंगे, बहुत सारा दिया हुआ है, हम इसको छोटा कर दे रहे हैं ताकि आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। और इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आपने इसका अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, इसको याद कर लीजिएगा, आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। चलिए, तो आगे अब चलते हैं।
अब पढ़ते हैं मानवीय पूंजी निर्माण अथवा मानवीय संसाधनों का विकास। मतलब क्या? तो मानवीय पूंजी निर्माण अथवा मानवीय संसाधनों का विकास, मतलब मानवीय पूंजी का कैसे निर्माण और कैसे संसाधनों का विकास हो। तो इसमें पढ़ेंगे कि मानवीय पूंजी जो है इसका स्रोत हो सकता है कौन कौन। तो इसका स्रोत 8 हो सकता है। पहला भोजन, दूसरा वस्त्र, तीसरा आवास, चौथा स्वास्थ्य, पांचवा शिक्षा, छठा प्रशिक्षण, सातवां सूचना तकनीक और आठवां प्रबंधन। तो देखिए सबके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि सबसे पहला नंबर है भोजन। सबसे पहला नंबर क्या है? तो भोजन। भोजन में हम लोग पढ़ेंगे कि मनुष्य को जीवित एवं स्वस्थ रहने के लिए शरीर को भोजन देना आवश्यक होता है। जब मनुष्य भूखा होगा वह पेट भरने की चिंता में के अतिरिक्त अन्य मानसिक स्तर से क्रिया नहीं कर सकेगा। अतः भोजन मानवीय संसाधन की एक प्रमुख आवश्यकता है। तो इसको आप लोग लिख करके याद कर सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं वस्त्र के बारे में। जब मनुष्य को भोजन की पूर्ति हो जाती है तो वह शरीर ढकने हेतु कपड़ा वस्त्र की मांग करता है। मनुष्य के लिए वस्त्र भारत जैसे बदलते मौसम वाले देश में भी एक आवश्यक मांग है। यह एक अलग बात है कि ठंडी जगह में अधिक वस्त्र और गर्म अथवा सामान्य मौसम की जगह में कम वस्त्र की आवश्यकता होती है। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा, आप लोगों के काम में ये आ सकता है। ये यहाँ से लेकर के और यहाँ तक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं कि आवास के बारे में। मनुष्य की तीसरी अनिवार्य मांग सर छिपाने के लिए आवास अर्थात घर है। मतलब अगर मनुष्य का कपड़ा मिल जाए, भोजन मिल जाए तो वह अपने आवास को ढूंढता है। तो मनुष्य को अपने सर को छुपाने के लिए जो भी उनका आवास मिल जाए अर्थात घर मिल जाए तो मनुष्य अपने आप को बदलते मौसम से सुरक्षित रख पाता है, बरसात ठंडा गर्मी से बच पाता है। वहीं स्वास्थ्य, अब स्वास्थ्य के बारे में पढ़ेंगे तो आप लोग ये आवास के बारे में इतना लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आवास आपका कितना नंबर था? तो आवास था 3 नंबर। तो अब चलते हैं 4 नंबर पे स्वास्थ्य के बारे में। तो स्वास्थ्य जो है ये 4 नंबर है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। स्वास्थ्य जो है ये 4 नंबर पे है, तो इसको हम रेखांकित कर दें स्वास्थ्य। अब स्वास्थ्य क्या होगा कि अगर हम लोग स्वस्थ रहेंगे तो हम लोग बहुत काम में मन लगेगा और हम लोग सभी काम को अच्छा से करेंगे। तो इसलिए अब इसमें पढ़ते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मानसिक का विकास होता है, अर्थात मनुष्य का अच्छा स्वास्थ्य ही सबसे महत्वपूर्ण पूंजी है। तो ये आप लोग ध्यान से लिख सकते हैं यहाँ से, और बाकी यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो अब हम पढ़ते हैं, 3 तो पढ़ लिए हैं, चौथे नंबर पे चलते हैं शिक्षा के बारे में, ठीक है। तो शिक्षा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, आप लोग यहाँ से इसको थोड़ा बड़ा करके देख सकते हैं शिक्षा के बारे में। तो शिक्षा जो है ये आप लोगों को हम दिखा दें। ये शिक्षा देखिए इसमें कहा जा रहा है कि शिक्षा, अब देखिए मानव को विकसित होने के लिए सबसे बड़ी बात है कि शिक्षित होना जरूरी है, ठीक है। मानव को विकसित होने के लिए सबसे बड़ी बात है कि शिक्षित होना जरूरी होना चाहिए। तो कोई भी मानव अगर शिक्षित है, ठीक है, तो वह विकसित अवश्य ही होगा। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि मानवीय पूंजी निर्माण में शिक्षा का एक महत्वपूर्ण योगदान है। शिक्षा वह माध्यम है जिसे व्यक्ति मानव पूंजी के रूप में समृद्ध पाता है। इसलिए व्यक्ति अपने विकास और देश के विकास को बढ़ाने के लिए शिक्षा पर व्यय करता है। जिस प्रकार कंपनी एक निश्चित लाभ को प्राप्त करने के लिए पूंजीगत वस्तुओं पर व्यय करता है, उसी प्रकार शिक्षा मानवीय पूंजी की क्षमता बढ़ाकर अधिक उत्पादन बना देता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं लगभग, अगर अच्छा से शॉर्ट में लिखना हो तो यहाँ से लेकर के आप लोग लिख सकते हैं यहाँ तक लिख सकते हैं। बाकी अगर अपने मन से लिखना हो तो इसमें लिख सकते हैं कि शिक्षा के बारे में कि मानव का सबसे महत्वपूर्ण योगदान शिक्षा है, ठीक है। मानव विकसित होने के लिए शिक्षित होना जरूरी होता है, ठीक है। तो चलिए अब अगला हम पढ़ते हैं, शिक्षित हो गया ना, अब हम लोग पढ़ते हैं कि तालिका में जो भी भारत में शिक्षा के स्तर पर प्रतिशत दिखाया गया है। देखिए ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि कब व्यक्ति कितना शिक्षित थे और कितने पुरुष और कितनी महिला सन 1951 से लेकर के 2001 के बीच में है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं, ये उसका दिया हुआ है कि कब हम लोग का कितना साक्षरता दर है भारत का, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो अब आगे चलते हैं हम। अब हम पढ़ रहे हैं प्रशिक्षण। तो प्रशिक्षण के बारे में हम लोग
थोड़ा सा ज्ञान ले लेते हैं। प्रशिक्षण है कि शिक्षा के द्वारा हम सिर्फ किताबी ज्ञान पढ़ा पाते हैं। इसी प्रकार मतलब इस ज्ञान को कौशलता के साथ जोड़ने के लिए मनुष्य को विशेष ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। जब किसी खास काम के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है तो उसे तकनीकी ज्ञान से जोड़ते हैं। आधुनिक युग में बढ़ते हुए मांग को देखते हुए प्रशिक्षण की आवश्यकता है और बढ़ गई है, क्योंकि हमें विश्व के बाज़ारों के बीच अपने को कुशल साबित करना है। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग एक लंबे कुछ अगर पढ़ना होगा तो हम इसमें ये समझ सकते हैं कि जो हम लोगों का प्रशिक्षण में जो है, हम लोगों का सिर्फ ज्ञान लेकर के कुछ नहीं हो सकता है, हमें उसके पीछे कार्य करना होगा। तो इससे आप समझ गए होंगे प्रशिक्षण को हम क्या कह सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम आगे चलते हैं। प्रशिक्षण, अब इसमें कुछ दिया गया है कि हमारे भारत में मानवीय विकास के मूल सूचक क्या क्या है, कब का साक्षरता दर, जन्म दर, मृत्यु दर, साक्षरता दर, ये सब वर्ष में दिया गया है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं ताकि हमारा वीडियो लॉन्ग ज़्यादा नहीं हो, शॉर्ट में ख़त्म हो जाए। चलिए, अब इसमें एक हम जानेंगे कि साक्षरता दर है ये मतलब क्या है। देखिए, कहने का मतलब है कि जो साक्षर व्यक्ति, साक्षर क्या है, तो जो व्यक्ति अगर किसी पंक्ति को लिखा हुआ पढ़ सकता है या लिख सकता है उस व्यक्ति को साक्षर बोलेंगे। और जिस एक निश्चित क्षेत्र में जितने व्यक्ति पढ़े लिखे होते हैं उसे उस क्षेत्र का साक्षरता दर के हिसाब से देखा जाता है। ठीक है, और जन्म दर यानी कि एक निश्चित क्षेत्र में जितने बच्चे या जितने जीव का जन्म हुआ तो उसे जन्म दर बोलेंगे, और जितने जीव का मृत्यु हुआ उसे मृत्यु दर बोलेंगे। ठीक है, तो शिशु मृत्यु दर क्या है, तो अब शिशु मृत्यु दर को हम क्या कह सकते हैं कि जो जन्म लेते हुए बच्चे का मृत्यु दर है उसको हम शिशु मृत्यु दर कह सकते हैं। इसके साथ ही हम पढ़ेंगे कि अब इसमें है यूजीसी। अभी यूजीसी जो है ये अभी आप लोगों को तुरंत बहुत ही ऊंचे स्तर पे देखने को मिला होगा, तो आज हम यूजीसी के बारे में कुछ अच्छा से पढ़ेंगे। ठीक है, ये विश्वविद्यालय का अनुदान आयोग के हिसाब से ये चलता है। ठीक है, तो यूजीसी में देखिए हम आप लोग को बताते हैं यूजीसी, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। अभी ये बहुत टॉप क्लास पे ये चल रहा था अभी हमारे देश में यूजीसी। ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, यानी इसका हिंदी होता है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ठीक है, तो ये सब आप लोग याद रखिएगा। जैसे NCERT मतलब नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यानी इसका हिंदी होगा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। जैसे है SCERT जो SCERT का होता है बुक, या एगो NCERT का होता है। तो SCERT का होता है वो स्टेट लेवल पे होता है, और NCERT का होता है वो नेशनल लेवल पे होता है। तो SCERT का मतलब होता है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यानी राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। ठीक है, तो ऐसे करके आप लोग इसमें भी देख सकते हैं। ठीक है, ICAR और ICMR और ICSSR। ठीक है, तो इस सब के बारे में आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम इसको छोटा कर दिए हैं। ठीक है, इस सबको याद रखिएगा, आप लोग को आगे काम आएगा। तब तक हम अब आगे चलते हैं। अब इसमें है एक सूचना का तकनीक। सूचना का मतलब होता है कि अगर हम एक दूसरे स्थान का खबर एक दूसरे स्थान पे प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है, तो वही सूचना का तकनीक कहा जाएगा। अब कहने का मतलब है कि किस किस तकनीक द्वारा हमें कहीं का सूचना मिल जाए। ठीक है, तो आजकल के ज़माने में हम लोगों को सूचना के अंतर्गत क्या होता है कि जो टेलीविज़न है, तो टेलीविज़न के द्वारा हम लोग कहीं दूसरे जगह का खबर पता कर लेते हैं, या टेलीफोन है। ठीक है, तो ये सब हमारा सूचना के तकनीक के अंतर्गत आएगा। ठीक है, देखिए जैसे आप लोग देख सकते हैं कि जो बच्चे हैं वो मतलब ये कंप्यूटर द्वारा कुछ अपना देख रहे हैं। ठीक है, तो ये सूचना प्राप्त करने का ये सब एक नया तरीका, मतलब अभी का फ़िलहाल का तो तरीका है। जैसे अभी हम लोग क्या फ़ोन से कहीं का खबर पता कर लेते हैं। ठीक है, तो यही सूचना का अधिकार है। चलिए, अब इसमें रहा बात एक प्रबंधन के बारे में। ठीक है ना, तो प्रबंधन में हम लोग बताएं कि प्रबंधन जो है किसी चीज़ का व्यवस्था करना। ठीक है, तो प्रबंधन का मतलब होता है किसी चीज़ का व्यवस्था करना। तो इसमें कुछ पढ़ लें कि शिक्षा के स्तर से प्रबंधन के स्तर को ऊंचा उठाया जा सकता है। उत्पादन के समस्त संसाधनों को जब हम एक जगह एकत्रित कर अच्छे ढंग से प्रयोग करते हैं तो यह कुशल संगठन का परिचायक है। ठीक है, तो मतलब किसी चीज़ को हम एक जगह इकट्ठा करके उसे काम में लाए तो उसे प्रबंधन कहा जा सकता है। ठीक है, इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसमें देखते हैं कि हेडलाइन है जनसंख्या। तो सबसे पहले जानेंगे कि जनसंख्या है क्या। तो देखिए, जनसंख्या जो है ये क्या है, एक निश्चित क्षेत्र में जितने भी जीव हैं, मतलब अब मान लीजिए कि उस जीव का वह जनसंख्या दर कहलाएगा। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि जनसंख्या क्या है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि हम लोग एक गांव में 100 लोग रहते हैं,
तो हम लोगों के गांव का ये 100 लोग जो है ना, ये हम लोगों का जनसंख्या हुआ, ठीक है। तो एक निश्चित क्षेत्र में रहने वाले जीवों की कुल आबादी को जनसंख्या कह सकते हैं, मतलब कुल संख्या को जनसंख्या कह सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग जनसंख्या को इस प्रकार समझ सकते हैं, ठीक है। तब तक हम आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे है जनसंख्या विस्फोट। ये जनसंख्या विस्फोट जो है ये क्या है, आप लोग बता सकते हैं जनसंख्या विस्फोट क्या है? देखिए अचानक से जो जनसंख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ता है ना, तो उसको हम जनसंख्या विस्फोट कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। जैसे देखिए यहाँ पे कितने लोग हैं, ठीक है, ये तेज़ी से बढ़ती हुई जनसंख्या का एक उदाहरण है, ठीक है। तो देखिए, ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। देखिए ये हमारे भारत का जनसंख्या दर है। तो ये लोग आप लोग जो है इसको स्क्रीनशॉट द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, कि भारत में कब कितनी जनसंख्या थी, मतलब 1901 से लेकर के 2001 तक का जो भी इसमें जनसंख्या दर दिया हुआ है, ये आप लोग स्क्रीनशॉट द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। आप लोग आशा है कि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। चलिए देखिए इसमें हम लोग विशेष करके जो याद करना होगा ये तो आप लोगों को करना होगा, मेरा तो काम है बस आप लोगों को एक रास्ता दिखाना, ठीक है। देखिए अब हमारे बिहार के बारे में कुछ लिखा हुआ है। तो बिहार के बारे में है कि बिहार की जो जनसंख्या थी यह 2001 के जनगणना के अनुसार लगभग क्या, मतलब 8.7% भारत की कुल जनसंख्या का था ये, ठीक है। तो जिसमें 8.28 करोड़ जनसंख्या था सिर्फ बिहार का, जो कि लिखा गया है यहाँ पे 8,28,78,796 यानी 96, ठीक है। तो ये जो है हमारे बिहार का जनसंख्या था 2001 के अनुसार, जो कि पूरे भारत का 8.7% था, ठीक है। अब बिहार की कुछ जनसंख्या वृद्धि दर है, तो ये लोग आप लोग देख सकते हैं। और अभी हम लोग फिलहाल में पढ़े तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है वह पटना का है, सबसे कम जनसंख्या जो है वह शिवहर का है, ठीक है। और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जो है वह पूर्वी चंपारण है, और सबसे छोटा जो है वह क्षेत्रफल के हिसाब से शिवहर ही है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें अब है कि शेखपुरा नीचे राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या एवं सबसे कम जनसंख्या वाले जिले। तो देखिए ये आप लोग देख सकते हैं कि जो सबसे अधिक है जनसंख्या, मतलब पटना के बाद आपका है पूर्वी चंपारण का, मुजफ्फरपुर का, मधुबनी का, ठीक है, गया का, ये सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले राज्य के ये सब जिले हैं। और ये जो हैं कम जनसंख्या वाले राज्य के जिले हैं शिवहर, शेखपुर, ठीक है। तो चलिए अब आगे चलते हैं, कि आप लोग याद रखिएगा। देखिए ये कुछ है हमारे बिहार की जनसंख्या के बारे में, ठीक है, प्रतिशत में। तो चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए अब क्या है, ये प्रति वर्ग किलोमीटर ये घनत्व, मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं, इसके बारे में यहाँ पे दिया गया है कि पटना में 1 किलोमीटर के अंदर 1471 लोग रहते हैं, दरभंगा में 1442 लोग रहते हैं, वैशाली में 1332 लोग रहते हैं, सारण में 1231 लोग रहते हैं, और बेगूसराय में 1222 लोग रहते हैं। तो अब इसी के साथ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें है लिंगानुपात। अब देखिए लिंगानुपात जो है यह क्या है, मतलब पुरुषों की जनसंख्या और स्त्रियों की जनसंख्या, ठीक है। तो इसको लिंगानुपात द्वारा अलग किया जाता है, जैसे कि एक जिला में जो है पुरुष की जनसंख्या कितनी है, स्त्री की जनसंख्या कितनी है, ठीक है। तो इसे लिंगानुपात द्वारा समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है कि जो वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या 901 थी, जबकि 1991 में यह संख्या 1907 थी। यानी कि 1991 में 907 थी, यानी कि कुछ सालों में जो है थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, ठीक है, 10 सालों में। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। यह लिंगानुपात है कुछ जिलों का, ठीक है, जिसमें हम सारण जिले से आते हैं, तो हमारे सारण जिले का भी दिया हुआ है, गोपालगंज का, सिवान का, नवादा का, मधुबनी का, पटना का, भागलपुर का, मुंगेर का, ठीक है, खगड़िया, सीतामढ़ी स्क्रीनशॉट द्वारा देख सकते हैं। चलिए अब साक्षर क्या है हम बताए थे आप लोगों को। यदि कोई व्यक्ति ये हम पहले ही आपको बता चुके थे कि साक्षर क्या है, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति किसी भाषा को समझने के साथ साथ उस भाषा को लिखना पढ़ना भी जानता हो, उसे साक्षर कहते हैं। यह तो हम आपको पहले ही बता चुके थे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग ग्रामीण और शहरी जनसंख्या के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखिए इसमें लिखा गया है कि जिस राज्य का शहरीकरण जितना अधिक होगा वह राज्य विकास के क्षेत्र में उतना ही अग्रणी होगा, यानी आगे होगा। कहने का मतलब कि जिस राज्य में क्या होगा कि शहर ज़्यादा बनेगा, लोग साफ सफाई, लोग का जो कार्य करने का तरीका है ये बढ़ेगा, तो सभी लोग अच्छे से रहेंगे, ठीक है। तो उस क्षेत्र का विकास ज़्यादा होगा, ठीक है ना।
चलिए अब इसमें लिखा गया है कि बिहार में शहरीकरण स्थिति में काफ़ी नाजुक है। ठीक है, तो बिहार के जिन जिलों का शहरीकरण हुआ है वह जिला कौन कौन है? तो पटना है, मुजफ्फरपुर है, भागलपुर है, हमारा छपरा भी है, गया है, वैशाली है। तो ये सब प्रमुख शहर में के रूप में इनको तब्दील किया गया है। ठीक है ना। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ते हैं बिहार में जनसंख्या वृद्धि के कारण। अब देखिए बिहार में जनसंख्या वृद्धि का कारण क्या क्या हो सकता है, तो आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि गर्म जलवायु, संयुक्त परिवार प्रथा, बाल विवाह, अशिक्षा, गरीबी, परंपरागत मान्यता, परिवार नियोजन की प्रति जागरूकता का अभाव अन्य कारण है। ठीक है, तो अन्य कारण तो हो सकते हैं। तो देखिए गर्म जलवायु, उसके बाद आपका है संयुक्त परिवार, बाल विवाह, अशिक्षित। अब देखिए इसमें एक है अशिक्षा। देखिए क्या होता है कि हमारे बिहार में जो है बहुत लोग अभी अशिक्षित हैं जो कि अपने परिवार को कुछ ज्ञान नहीं दे पाते हैं। ठीक है, जिनके कारण क्या होता है कि जनसंख्या वृद्धि होता है। ठीक है, तो ये सब कुछ है जनसंख्या वृद्धि होने का कारण। अब इसको रोका कैसे जा सकता है? ठीक है, तो इसमें कुछ हम पढ़ते हैं कि बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए निम्नलिखित उपायों के बारे में कुछ सोचना है। तो जो तीव्रता, आर्थिक विकास, परिवार नियोजन, ठीक है, आत्मसंयम, खुद से हम संयम रखेंगे। ठीक है, जागरूकता फैलाएंगे। ठीक है, शिक्षा का प्रचार करेंगे। ठीक है, जिससे जनसंख्या नियंत्रण हो सकता है। ठीक है, फिर अब आगे पढ़ते हैं राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000। तो ये जनसंख्या नीति में अब कुछ पढ़ लें थोड़ा सा। चलिए देखिए लिखा हुआ है कि भारत में 9वीं पंचवर्षीय योजना यानी कि 1997 से 2000 के बीच के अंतर्गत यह स्वीकार किया गया है कि दीर्घकालीन विकास, ठीक है, तथा जनसंख्या में घनिष्ठ संबंध है। दीर्घकालीन विकास यानी बहुत बड़ा जो विकास है, ठीक है, यह और जनसंख्या में जो है इसका संबंध है, घनिष्ठ संबंध है। विकास क्रिया को बनाए रखने के लिए जनसंख्या को नियंत्रण करना नितांत जरूरी है। मतलब विकास को बढ़ाने के लिए तो जनसंख्या को नियंत्रण करना जरूरी है। ठीक है, इसी उद्देश्य से 15 फरवरी 2000 को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की गई। इस नीति में समान वितरण के साथ दीर्घकालीन विकास के लिए जनसंख्या स्थिरीकरण और मौलिक आवश्यकता माना गया है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है ना। और सबसे विशेष करके इसमें याद रखने वाला एक जो है यह है कि उद्देश्य से 15 फरवरी 2000 को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की गई। इस नीति में समान वितरण किया गया। तो इस प्रकार आप इसको याद रख सकते हैं। तो इस प्रकार अब यहाँ तक आपका चैप्टर होता है ख़त्म। ठीक है, इसमें अब इसके अगले चैप्टर में मतलब पार्ट 2 में इसका हम देखेंगे जो भी है। ठीक है, इसमें कुछ और बाकी है। बाकी सारांश के बाद यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है। ठीक है, सारांश में मानवीय आर्थिक विकास की पूंजी है। बाकी अगर हम पार्ट 2 लाएंगे तो पार्ट 2 में हम क्वेश्चन आंसर लाएंगे। ठीक है, तो पार्ट 2 में आप लोग बने रहिएगा, हम क्वेश्चन आंसर लाएंगे और आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो स्मार्ट स्टडी पॉइंट